हाय एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। आप सभी को पता है जीएसटी लॉ में बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर होने जा रहे हैं 22 सितंबर 2025 से। और सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क होने वाला है वो उन प्रोडक्ट और उन कंपनियों पर होने वाला है जिनके प्रोडक्ट एमआरपी पर बिकते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर बिकने वाले प्रोडक्ट की जो एमआरपी है, आप समझिए, उसको अब उन कंपनियों को चेंज करना पड़ेगा और नई एमआरपी का स्टिकर लगाकर प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरा इसकी जो एक तरह से वर्किंग है, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। प्रैक्टिकल ये वीडियो होने वाली है। आपको पूरा गणित समझ में आएगा कि आपको एमआरपी कैसे चेंज करनी है, क्या-क्या नियम है, क्या-क्या नॉर्म्स हैं, एंटी प्रॉफिटरिंग जो रूल्स हैं वो क्या है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर और भी जो लीगल कंप्लायंसेस है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बने रहिएगा एंड तक ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की जो एमआरपी है वो रीलेबलिंग करेंगे और कितना एमआरपी आपको रीलेबलिंग में चढ़ाना होगा। चलिए एक एग्जांपल वर्किंग शीट मैंने यहाँ पर बना रखी है। आप सबको मैं बता दूं कि ये काम आपको, अगर बहुत बड़ी संख्या में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको अब से ही ये शीट बना के रखनी चाहिए और एमआरपी की रीलेबलिंग करना आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी और आपका ये 22 सितंबर के बाद आप पुरानी एमआरपी पर प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कड़े जो पेनल कॉन्सिक्वेंसेज आपको उठाने पड़ सकते हैं उस केस में। देखिए यहाँ पर मैंने इस शीट में कुछ कॉलम्स बनाए हैं जो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मैंने, मान लो आपने इस तरह से अपनी एक वर्किंग करनी है जहाँ पर प्रोडक्ट्स लिख देने सारे कि आपके जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो अभी वर्तमान में जो एमआरपी चल रही है, यानी 21 सितंबर तक तो आप इन्हीं एमआरपी पर इसको सेल करने वाले हैं। लेकिन 21 सितंबर के बाद फिर आपको ओल्ड एमआरपी तो रखनी ही है, नई डिटेल भी साथ साथ में अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर चढ़ानी होगी। वो क्यों चढ़ानी होगी, कैसे चढ़ानी होगी, ये सब पर अपन बातें करेंगे, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ओल्ड जीएसटी रेट भी ले रखा है कि मान लो किसी प्रोडक्ट का ओल्ड जीएसटी रेट 12% है और अब गवर्नमेंट ने जो रेट बदली है, जीएसटी काउंसिल ने, तो जो नई जीएसटी रेट निकल कर आएगी अब वो 5% है। समझना, 12 से 5%। अब यहाँ पर बहुत लोगों को ये सोचने में आएगा कि यार 12% से प्रोडक्ट 5% पर आ गया, इसका मतलब गवर्नमेंट ने 7% का रिडक्शन किया है। तो अगर आपका प्रोडक्ट का ओल्ड एमआरपी 100 रुपए है तो आप समझिए कि 7% का बेनिफिट यहाँ पर पास हो रहा है किसको, कस्टमर को। तो 100 में से अगर आप 7% माइनस कर दोगे तो आपके हिसाब से वो प्रोडक्ट अब 93 रुपीज़ में बिकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एमआरपी पर सेल होने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट में हमेशा टैक्स जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, हम जब कोई भी चीज़ें किसी मेडिकल शॉप से जाके परचेज करते हैं, किसी एफएमसीजी प्रोडक्ट की हम लोग जब शॉपिंग या परचेजिंग करते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट हमारे बेसिकली एमआरपी पे बिकते हैं। तो उस केस में टैक्स तो ऑलरेडी इंक्लूड होता है एमआरपी में। तो एमआरपी पे जो सेलिंग होती है प्रोडक्ट की, उसमें टैक्स इंक्लूसिव होता है हमेशा, जीएसटी याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने 12% से 5% कर दिया है, मतलब 7% की वैल्यू में कटौती हुई है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट आप 100 रुपए में खरीद के ला रहे थे या आप 100 रुपए में बेच रहे थे तो अब वो 93 रुपीज में बिकेगा। उसकी न्यू एमआरपी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और न्यू एमआरपी फाइंड आउट करने के साथ साथ अगर आप रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे जैसे आपने अपने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिख दिए कि भाई ये मेरे पास 12% वाले थे, अब वो 5% में आ गए। मेरे पास 12% वाले थे, वो 18% में आ गए। देखिए कम हुई है रेट तो कुछ-कुछ प्रोडक्ट में बढ़ी भी है। मेरे पास 28% वाले प्रोडक्ट थे, वो अब 18 में आ गए। मेरे पास 28% वाले प्रोडक्ट थे, 18 में आ गए। या मेरे पास कोई 5% वाला प्रोडक्ट है, वो अब 0% में आ गया। तो ये मैंने सारे केसेस लिए हैं, जो मैं आपको अभी कैलकुलेशन करके भी बताऊँगा कि इसको किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपको एक रीलेबलिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि माना कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जो पैकिंग में जाता है, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट है और इसकी आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है ना, तो उनका बेच नंबर, उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उनका एक्सपायरी डेट। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट हम जब खरीद के लाते हैं तो आप देखना एमआरपी पे बिकने वाले प्रोडक्ट की ये सारी चीजें होती है और उनकी एमआरपी प्रिंट हो रखी होती है। माना कि उसकी एमआरपी 100 रुपए है। अब तक का क्या कर रही थी कंपनियां, इसको 100 रुपए में बेच रही थी आपको। अब 100 रुपए में मान लो उस प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी जुड़ा हुआ है, आप समझना, इंक्लूडिंग। अब गवर्नमेंट ने इसको 12% से कम करके 5% में डाल दिया है। तो सरकार की जो नियम है, जो कानून है, इसको लेकर कौन कौन से कानून है उस पर भी बातें करेंगे हम। पहले मैं बता भी देता हूँ आपको कि हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं।
मैं आपको 2 कानून के ऊपर बताने वाला हूँ कि अगर कोई कंपनियाँ, जैसे मेरे कई सारे वीडियो पर लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि सर गवर्नमेंट ने रेटें चेंज कर दी, लेकिन ये बिज़नेसेस रेटें चेंज नहीं करेंगे, ये बिज़नेसेस रेटें कम नहीं करेंगे, ये जो प्रॉफ़िट है वो उपभोक्ता को नहीं ट्रांसफ़र करने वाला है, ये अपनी प्राइसेज़ बढ़ा देंगे। तो ऐसा नहीं है भैया, आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे बहुत सारी रूल्स बने हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके के रूल बताऊँगा, एक तो एलएमपीसी रूल बताऊँगा, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, और एक मैं बताऊँगा एंटी प्रॉफिटिंग रूल्स। तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको 22 सितंबर के बाद ये जो एमआरपी पे बिकने वाले प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है? कंपनियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उनको किस तरीके से चलना है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उनको किस तरीके से चलना है, जो रिटेलर्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर के लिए। क्योंकि आम आदमी जब जागरूक होता है या जानकार होता है ना, तो उसको कोई भी बंदा नहीं ठग सकता, याद रखिएगा। हम ठगाते कब हैं? हमारे साथ धोखा कब होता है? जब हम अवेयर नहीं होते हैं, हम जागरूक नहीं होते हैं। तो बोलते हैं ना, गवर्नमेंट के कई सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जागो ग्राहक जागो। तो ये एग्जैक्टली वीडियो मेरा ग्राहकों के लिए भी है, कंपनियों के लिए भी है, और सबके लिए है। क्योंकि जब सरकार आपसे टैक्स का पैसा कम ले रही है, तो फिर वो व्यापारी कैसे ज्यादा पैसा आपसे वसूल सकता है? तो आपको इस वजह से इस पूरे वीडियो को देखना और समझना है कि क्या नियम है, ठीक है? तो चलिए पहले हम एक्सेल की वर्किंग को देखते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि एक प्रोडक्ट है, मान लो, ठीक है? सपोज ऑयल, हेयर ऑयल, ठीक है? मान लो उसका ओल्ड एमआरपी था 200 रुपए, समझना आप लोग, और पहले इसके ऊपर मान लो 18% जीएसटी लगता था, ठीक है? अब गवर्नमेंट ने इसको उठा के 5% में डाल दिया। मतलब आप समझिए 13% का यहाँ पर आपको बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है। 13% का मतलब होता है 200 का 13%, 13 रुपया। आप उसको ऐसे समझोगे कि 100 रुपए पे 13 रुपए का बेनिफिट मिलेगा हमें अब, राइट? तो इसका मतलब 200 पे हमें 26 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो 18% जीएसटी था, ये उस एमआरपी में जुड़ा हुआ था, इंक्लूसिव था। तो आपको उस केस में न्यू एमआरपी फाइंड आउट कैसे करनी है मैं बताता हूँ। जो भी लोग अपने प्रोडक्ट की एमआरपी रिवाइज करना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई एमआरपी क्या होगी। आपकी नई एमआरपी होगी 177.97 रुपीज, याद रखिएगा, 177.97 रुपीज। अब सर ये 177.97 रुपीज कैसे आया? चलिए मैं आपको गणित बताता हूँ ये कैसे आया। इसका मैंने न्यू एमआरपी का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, ओल्ड एमआरपी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस न्यू रेट डिवाइड बाई 1 प्लस ओल्ड रेट। कैसे फॉर्मूला देंगे, ध्यान से देखिएगा आप। चलिए मैं बताता हूं आपको कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा। इक्वल टू जो ओल्ड एमआरपी होगा, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और 1 प्लस जो न्यू जीएसटी रेट है, तो न्यू जीएसटी रेट ये है, तो इसको मैं जैसे डिवाइड बाई 100 करूंगा, ठीक है, और अब डिवाइड करूंगा मैं 1 प्लस ओल्ड रेट से। तो ये ओल्ड रेट है, इसको भी डिवाइड बाई 100 करूंगा, और ये मैं जैसे एंटर मारूंगा मेरी यहाँ पर न्यू एमआरपी निकल कर आ जाएगी। आप देख सकते हैं 177.97 रुपीज में आपको बेचना है। अब कितना, अब आप समझिए कि जैसे जैसे आपका 13% का आपका मार्जिन आ रहा है, ठीक है? 18 से गवर्नमेंट ने 5% रेट कर दी, तो 200 रुपए पे 13% का मतलब हम यूं समझते हैं कि यार 26 रुपए, लेकिन वो इंक्लूसिव फिगर है 18%, और फिर 5% भी इंक्लूसिव है। तो ऐसे केस में पूरा पूरा 26 रुपए एमआरपी लेस नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जब कोई एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचते हो तो एमआरपी की जो कैलकुलेशन होता है वो भी टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स के आधार पर होती है। तो उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू होती है वो, उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होता है, तभी जाके एमआरपी आती है। तो इस केस में आपका 177.97 में बेचना पड़ेगा। तो अब आप इसको देखिए कि कितना रुपया कम में बेच रहे हो आप, इक्वल टू अब आपकी नई एमआरपी कितनी हो जाएगी, पुरानी 200 थी, नई एमआरपी आपकी अब इतनी हो जाएगी, है ना? मतलब नई एमआरपी आपकी 177.97 हो जाएगी, यानी ये 22.03% के आसपास आपकी नई एमआरपी कम होने वाली है। अब इसकी जो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसकी प्रेजेंटेशन भी आपको कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी। जैसे प्रेजेंटेशन में आपने ओल्ड एमआरपी तो लिखा, और न्यू एमआरपी अगर मान लो आपकी, जैसे ओल्ड एमआरपी मेरी 100 है और न्यू एमआरपी मेरी 93.75 है, तो मैं यहाँ ये भी लिखूंगा न्यू एमआरपी। ये तो हो जाएगी आपकी ओल्ड एमआरपी, और नए का स्टिकर भी लगाना पड़ेगा आपको
यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की पैकिंग पर न्यू एमआरपी, और ये आपको करना जरूरी हो जाएगा। न्यू एमआरपी जैसे मान लो 93.75, तो आप ऐसे लिखेंगे उस पे 93.75, दोनों चीजें डिस्प्ले होगी उसमें, ओल्ड भी और न्यू भी, ठीक है। ये डिस्प्ले करना जरूरी होता है जो एमआरपी पे प्रोडक्ट बिकते हैं उनके ऊपर। तो आपको रीलेबलिंग करना पड़ेगा, रीपैकेजिंग करना पड़ेगा, और न्यू एमआरपी को आपको लेबल उसमें स्टिकर साथ में लगाना पड़ेगा, जो कि 22 सितंबर के बाद आपको ऐसा करना ही होगा, मैंडेटरी है ये। साथ ही साथ में मान लो मेरे मैक्सिमम प्रोडक्ट मान लो 18 से 5 में शिफ्ट हुए, और मैं चाहता हूँ कि यार मैं डायरेक्ट ही हर प्रोडक्ट की मेरी वैल्यू अलग अलग है, मान लो कोई 200 का है, कोई 300 का है, कोई 400 का है, कोई 500 का है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ऐसे में तो मेरे को हर जगह तो मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा ये वाला कि नई एमआरपी, तो मैं परसेंटेज चेंज इन एमआरपी भी मैं निकाल सकता हूँ। परसेंटेज चेंज इन एमआरपी कैसे निकालते हैं? आपको क्या करना होगा, जो आपका, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर मैंने क्या फॉर्मूला लगा रखा है। E7 का मतलब होता है कि आपकी जो न्यू एमआरपी है उसमें से ओल्ड एमआरपी माइनस कर दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू एमआरपी कम आएगी क्योंकि रेट कम हुई है, और ओल्ड एमआरपी ज्यादा है, तो आप उसको माइनस करोगे तो माइनस में आएगा परसेंटेज, ठीक है। और डिवाइड बाई आपका ओल्ड एमआरपी, और मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो आपका यहाँ पर परसेंटेज चेंज आ जाएगा, जो कि आपको लगभग 11.02% बदलाव करना होगा। अब देखिए, अब एक चीज बताता हूं, अगर आप एक ही कैटेगरी वाले प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, तो ये कहाँ काम आएगा मैं बताता हूँ आपके। जैसे हेयर ऑयल है आपके पास, जिसकी प्राइस 200 थी, ठीक है, 18% में था, और ये 5 कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपका दूसरा प्रोडक्ट है मान लो शैम्पू, ये आपका मान लो आ रहा था 180 रुपए का, ठीक है, एमआरपी पे। ये भी आपका 18 से 5 में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर आपका है कोई भी साबुन आपके, ठीक है, मान लो वो साबुन आपका 60 रुपए का था, इसमें भी 18 से इन्होंने मान लो इसको 5 में डाल दिया। मान लो ऐसे बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब आप इन प्रोडक्ट पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इन प्रोडक्ट की आप एक फॉर्मूले से इन प्रोडक्ट की इस तरह से देखिए, मैं बताता हूँ, इक्वल टू ये ओल्ड एमआरपी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस न्यू रेट। अब न्यू रेट ये है, डिवाइड बाई 100, और डिवाइड बाई 1 प्लस ये ओल्ड रेट एंड डिवाइड बाई 100, और ब्रैकेट क्लोज करो। आपकी इसकी न्यू एमआरपी निकल कर आ जाएगी। इसको पकड़ के नीचे आपको ड्रैग करोगे, सबकी न्यू एमआरपी निकल कर आ जाएगी। जो आप पहले 200 रुपए में बेच रहे थे, अब आपको लगभग 178 रुपए में वो प्रोडक्ट बेचना, राउंड ऑफ कर सकते हो आप। जो पहले 180 रुपए में बेच रहे थे, वो आपको लगभग 160 रुपए में बेचना, और जो पहले 60 रुपए में बेच रहे थे, वो अब आपको 53 रुपए एमआरपी पर बेचना होगा। और ये मैंडेटरी है, आपको पूरा का पूरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कस्टमर को देना होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर करना होगा। ये इसके ऊपर नियम बनने वाले, बहुत तगड़े वाले बने हुए हैं, बात करेंगे उसके ऊपर भी, ठीक है। और परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? परसेंटेज चेंज में हम क्या करेंगे, इक्वल टू जो आपका ये न्यू एमआरपी है, उसमें से आप अपना ओल्ड एमआरपी माइनस कर दोगे, ठीक है, सॉरी न्यू एमआरपी हमारा ये है, राइट। और जस्ट अ सेकेंड, जैसे हमारा न्यू एमआरपी हमारा ये है, इसमें से हम ओल्ड एमआरपी माइनस कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट डिवाइड बाई ओल्ड एमआरपी और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा, जो कि माइनस में आ रहा है, पकड़ के ड्रैग करो, सारे परसेंटेज चेंज आपके निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि एक ही रेट वाले इसलिए इसमें एक ही आएगा। अब आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, कैलकुलेटर लेके बैठोगे आप, सारे प्रोडक्ट आपके पास हजारों की तादाद में प्रोडक्ट है, आप उन प्रोडक्ट पर आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे 200 रुपए की मेरी एमआरपी है उस प्रोडक्ट की, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, 200 रुपए को मल्टीप्लाई करना है किससे, 11.01% से, मेरा उसका न्यू एमआरपी, 1 मिनट, 11.01 से, ठीक है, 01 डिवाइड बाई 100 करूंगा, तो वो तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस, एमआरपी कम करने का प्राइस आएगा, इसलिए यहाँ 11 की जगह मैं क्या करूंगा, ओके, 1 मिनट, 11.1% निकालूंगा, तो ये मेरा प्राइस कितना मुझे गिराना है, घटाना है, वो आ जाएगा, है ना, प्राइस रिडक्शन आ जाएगा, कि मुझे एमआरपी रिडक्शन, इसको कहते हैं हम एमआरपी रिडक्शन, ठीक है। एमआरपी इतना रिड्यूस करना है, तो नया एमआरपी के लिए क्या करोगे, मतलब आप 3 कॉलम बना लोगे, ओल्ड एमआरपी, प्राइस, एमआरपी रिडक्शन और न्यू एमआरपी। तो ये जो ओल्ड एमआरपी होगा, उसमें से आप जैसे ही प्राइस रिडक्शन करोगे, तो आपकी ये न्यू प्राइस आ जाएगी। ये देखिए न्यू प्राइस 177, मतलब 78 रुपीज के आसपास, 178 में आपकी न्यू एमआरपी आ जाएगी। तो ये करोगे, या फिर सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो ये शीट पे मैंने बताया, कि आप क्या करो, सारे प्रोडक्ट लिख दो, उनकी ओल्ड एमआरपी डाल दो, ओल्ड रेट क्या थी और न्यू रेट क्या थी, और ये 2 फॉर्मूले लगाकर आप इस तरह से उनकी न्यू एमआरपी फाइंड आउट कर लो,
और ये यहाँ से परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर लो। तो कौन से रेट में बदलाव, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 12% का प्रोडक्ट 5% में गया है, तो परसेंटेज चेंज इन एमआरपी में वो 6.25% से आपको एमआरपी रिड्यूस करनी होगी, याद रखिएगा। भले गवर्नमेंट ने यहाँ पर 7% रिड्यूस की है क्योंकि वो इंक्लूसिव टैक्स है, तो आपको 6.25% एमआरपी को कम करना पड़ेगा, राइट। और अगर 18% वाला प्रोडक्ट आपका 5% में गया है तो आपको 11.02% एमआरपी रिड्यूस करनी पड़ेगी। लेकिन एक और बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, अगर कोई 5% वाला प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने एग्जेंटेड में डाल दिया तो आपको उसका जो एमआरपी होगा उसमें आपको 4.76% माइनस करना पड़ेगा, यानी अब उसकी रीलेबलिंग जो होगी वो 476 रुपीज से होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्यों अनिवार्य होती है रीलेबलिंग, और उसके ऊपर मैं आपको अब थोड़ी सी एलएमपीसी रूल और एंटी प्रॉफिटिंग रूल्स के बारे में बता देता हूँ, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स यानी एलएमपीसी रूल जो है, लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल 2011 में ये रूल्स बनाए गए, और ये जो नियम है वो 2009 में आया, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, ध्यान देना। क्यों ये है आप ये ध्यान दीजिएगा, ये नियम होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग, उसके वेट और उसके मेजरमेंट के ऊपर, ओके। ये नियम लागू होते हैं सारे के सारे पैकेज्ड गुड्स के ऊपर, जो भी गुड्स आप पैकेज गुड्स सेल करते हो, रिटेल में जो गुड्स बिकते हैं उनके ऊपर ये नियम लागू होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में हो सकता है अलग रूल हो, बट जहां डोमेस्टिक जो सप्लाई आप कर रहे हो पैकेज गुड्स की, उसमें ये नियम लागू होते हैं। इन पैकेज गुड्स के केस में इन नियमों के अंतर्गत मैं बता दूं कि हमेशा पैकेज गुड्स में जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका नेम और एड्रेस प्रिंट होना जरूरी है। कमोडिटी का जो कॉमन और जेनरिक नेम है वो डालना जरूरी है कि ये क्या है, बिस्किट है, साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है। उस कमोडिटी की वजन, संख्या या माप, आप किसी भी एक पैकिंग आइटम जो एमआरपी पे बिकता है उसको उठा के देखिएगा, साथ साथ में कंपेयर करते चलिएगा इस क्लास के साथ, आपको पता पड़ जाएगा कि डेफिनेटली, जैसे पार्ले जी का बिस्किट उठा के देख लीजिएगा, बिस्किट का पैकेट, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होगी, उसका वजन, संख्या या माप, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी पैकिंग की डेट, है ना, बेस्ट बिफोर यूज, एमआरपी उसके ऊपर क्लियर एंड कट मेंशन होती है, ध्यान देना। और ये भी लिखा होता है कि एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, और साथ ही साथ में उसके ऊपर अगर कोई कंज्यूमर को शिकायत करनी है तो कंज्यूमर ग्रीवेंसल रेड्रेसेस कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी तरीके की शिकायत करनी है। ये सारी चीजें पैकेज गुड्स के ऊपर मेंशन करना मैंडेटरी है एलएमपीसी रूल के अनुसार, याद रखिएगा 2011 के रूल्स के अनुसार। एमआरपी और जीएसटी रेट में जब कोई बदलाव होता है, जैसे अभी देखिए ये समय समय पे जीएसटी रेटों में भी बदलाव होता रहता है, इतने बड़े लेवल पर पहली बार बदलाव हुआ है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के केस में। लेकिन आप समझिए कि जीएसटी रेट में जब बदलाव होता है, कि जैसे कोई प्रोडक्ट 500 रुपए की एमआरपी पे सेल हो रहा था सर आपका, ठीक है, और अब आपकी और वो प्रोडक्ट पे मान लो 12% जीएसटी इंक्लूसिव था, अब गवर्नमेंट ने उसकी रेट कम करके 5 में डाल दिया, तो आपको उसकी एमआरपी रिवाइज करनी पड़ेगी ना, तो न्यू एमआरपी आपको प्रिंट करनी पड़ेगी। और ये अब आप समझिए, जब भी कभी जीएसटी की दर बदलती है तो पैकेज पर लिखी गई एमआरपी भी बदलनी पड़ती है। लेकिन एक चीज और बताता हूं, आपको वो नई एमआरपी लिखोगे ना तो ओल्ड एमआरपी भी रखनी है, कि ये ओल्ड एमआरपी थी और ये न्यू एमआरपी है, ठीक है। बदलाव जो भी हो रहा है आपको उसका स्टिकर, स्टाम्प या ऑनलाइन प्रिंटिंग से आप पुरानी एमआरपी को ओवरराइड कभी नहीं करना, आपको ये ध्यान देना। पुरानी एमआरपी को रहने दो, ओल्ड एमआरपी, न्यू एमआरपी भी लिखो। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पुरानी एमआरपी को हटा देते हैं, नई पैकेजिंग में न्यू एमआरपी लिखते हैं। ये न्यू एमआरपी लिखनी मैंडेटरी है, पुरानी को भी रखना है। ग्राहक को रिवाइज्ड एमआरपी और पुरानी एमआरपी दोनों दिखनी चाहिए, नियम है। देखिए ये सब रूल है, याद रखिएगा। कोई भी कंपनी इन रूल को डिनाई नहीं कर सकती है। कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई पैकेज गुड सेल कर रहा है, वो नियमों को इग्नोर नहीं कर सकता है। भारी जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है। अब जुर्माना क्या लग सकता है, चलिए देखते हैं उसके ऊपर भी। अगर कोई पैकेज पर आवश्यक जानकारी नहीं है या गलत है या नियम का पालन नहीं किया गया है तो 25,000 से 50,000 तक का जुर्माना पहली बार की जाने वाली अपराध में लगेगा। और अगर आप बारंबार रिपीटेशन में कोई गलती कर रहे हो तो भैया फिर आपको कड़ी सजा हो सकती है और बड़ा भारी जुर्माना सरकार आपके ऊपर इम्पोज कर सकती है, याद रखिएगा। ये एलएमपीसी रूल की बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम आते हैं एंटी प्रॉफिटरिंग जो रूल्स हैं सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 171 के अंतर्गत।
कि अगर कोई जीएसटी की रेट में बदलाव होता है, कटौती की जाती है, तो उपभोक्ता को वो लाभ आपको पास करना ज़रूरी है कंज्यूमर को। अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर ये बिज़नेसेस नहीं करते लाभ पास। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ₹200 में बिक रहा था, आज भी ₹200 में बिक रहा है, तो सरकार ने जो रेटें कम की तो उससे हमें कहाँ फ़ायदा मिला? तो बताता हूँ कहाँ फ़ायदा मिलेगा। लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स तो ये तय करता है कि पैकेज आइटम पे एमआरपी सही तरीके से लिखा जाए और जब भी कोई एमआरपी में चेंजेस होते हैं तो न्यू एमआरपी और ओल्ड एमआरपी लिखी जाए, ठीक है। लेकिन एंटी प्रॉफिटिंग सेक्शन या रूल क्या कहता है कि जब कोई सरकार टैक्स की रेट कम करती है और उसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए टैक्स बन, देखिए आप समझिए, आप मोदी जी, निर्मला सीतारमन जी या जो भारत सरकार है, अब आप मुझे बताओ, इन्होंने इतनी सारी टैक्स की रेटें कम कर दी, ठीक है? 28% वाली मैक्सिमम कमोडिटीज़ को, 90% कमोडिटीज़ को आपने लोअर रेट में लेके आ गए, 18 में ला दिया, या 12% की सारी कमोडिटीज़ को उठा के आपने 5% में डाल दिया। तो आप समझिए ये सरकार को किसको फ़ायदा देना है? उन बिज़नेसेस को फ़ायदा देने का की सोच है या कंज्यूमर को फ़ायदा देने की सोच है? हालाँकि फ़ायदा दोनों तरफ होता है, ये मैं बता दूँ आपको, लेकिन कंज्यूमर को फ़ायदा देने की सोच होती है। तो अगर कंज्यूमर को फ़ायदा देने की सोच के लिए सरकार ने रेट कम की, सरकार ने बोला कि भई आप कार, जैसे मैं कल एक मोदी जी का कल लाइव आ रहा था, राइट? तो उन्होंने ये बोला है कि यार आप एक मिडिल क्लास फैमिली कार लेने जाएगी, ठीक है? तो और या फिर कोई आप एक नया आप कमाने ही लगे हो और आप कार का सपना देख रहे हो, तो पहले कार पे आपका 28% जीएसटी मान लो लग रहा था, अब हमने इसका 18% जीएसटी कर दिया, तो हम आपको 10% का बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये जो कार है, मान लो 1 लाख रुपए की भी होती और 10% 10 लाख रुपए की कार होती मान लो, तो 10% का बेनिफिट का मतलब है आपको सीधे-सीधे 1 लाख रुपए का बेनिफिट, क्योंकि कार तो एमआरपी पे नहीं बिकती है। चलिए, अपन यहाँ एमआरपी की बातें कर रहे हैं। तो 1 लाख का बेनिफिट सरकार आपको दे रही है मिडिल क्लास को, समझ रहे हो, कंज्यूमर को। लेकिन अगर कार कंपनी उसकी वो प्राइस रिवाइज ही नहीं करे और उसी प्राइस पर कार बेचे, तो फिर फायदा कहाँ हुआ बताओ? इवन सरकार को और उल्टा नुकसान हो गया। तो इस वजह से जो एंटी प्रॉफिटिंग जो एक्ट बनाया गया, जो रूल बनाया गया, वो यही ध्यान रखते हैं कि कंपनियों ने अपनी टैक्स की रेटों में कटौती के बाद अपनी जो प्राइसेस है वो रिवाइज की या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जीएसटी रेट कम होती है तो उसका लाभ, चाहे वो एमआरपी पे आप बेच रहे हो, चाहे इनवॉइस वैल्यू पे बेच रहे हो, उपभोक्ता को देना अनिवार्य होता है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईटीसी का फायदा बढ़ता है तो उसका लाभ भी उपभोक्ता तक पहुंचाना आपको जरूरी होता है, कीमत घटा के। कैसे पहुंचाओगे? अपने प्रोडक्ट की कीमत घटा के। ध्यान देना, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अपने पास टैक्स बेनिफिट नहीं रख सकता, उसका बेनिफिट उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है, अब समझिए कि आपके आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर नीक करेगी अगर कंपनी या बिजनेस, तो फिर क्या, कौन निगरानी रखेगी इसके? तो मैं बता दूं, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, एनएए, जिसे वर्तमान में 2023 के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, इन मामलों की देखरेख करता है। याद रखिएगा, 2023 से पहले क्या थी? एनएए, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। अब इन मामलों की रेट रिवीजन के बाद कस्टमर को कोई कंपनी, कोई बिजनेस लाभ ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कौन ध्यान रखेगी? सीआईआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं वो ध्यान कैसे रखेंगे। अगर आप जागो ग्राहक जागो वाली थीम में हो, ठीक है, तो आप शिकायत कर सकते हैं उनकी। याद रखिएगा, कोई भी कंज्यूमर या कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी की रेट रिडक्शन का फायदा पास नहीं करने की शिकायत करते हैं, तो इस मामले की जांच होती है और जो जांच की जाती है वो डीजीएपी के द्वारा की जाती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग। ठीक है, और उसके बाद उस जांच के बाद सीसीआई निर्णय देती है। याद रखिएगा, पेनल्टी है फॉर द नॉन कंप्लायंस। याद रखिएगा, आपने तो शिकायत कर दी, अब वो कंपनी, वो बिजनेस बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं, राइट, कि उन्होंने आपको प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया। पेनल्टी है, पेनल्टी क्या है? नॉन कंप्लायंस की। आप समझिए, अगर आपने ग्राहकों को, देखिए पेनल्टी में सबसे पहले तो ये है कि जो बेनिफिट आपको ग्राहकों को पास करना था, जो लाभ आपको अपने कंज्यूमर को देना था, वो लाभ आपको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कराना पड़ता है। मतलब नहीं दिया, अब देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में उसको जमा कराना है। साथ ही साथ में 10% तक की उस अमाउंट पर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल तक हो सकता है और आपके ऊपर पेनल कॉन्सिक्वेंसेस भी बन सकते हैं, यानी वहां पर आपको सजा भी हो सकती है अगर बड़े पैमाने पर आपने इस तरीके का काम किया है तो। याद रखिएगा, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको इसका।
कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं जिसकी एमआरपी 100 रुपए और 12% उसमें जीएसटी इंक्लूड है। अब वो गवर्नमेंट ने बड़ा कम करके 5% कर दिया, तो आपकी जो नई एमआरपी होगी वो 93.75 होगी, क्योंकि आप अभी अपने कैलकुलेट करना भी सीखा एक्सेल के अंदर कि ये न्यू एमआरपी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना? तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा और इसका मतलब आपको जो परसेंटेज चेंज इन जो एमआरपी होगा वो 6.25% होगा आपका। तो आपको न्यू एमआरपी रिवाइज करनी पड़ेगी और ये रखनी पड़ेगी। कंपनी अगर इसको 100 रुपए पर ही बेच रही है, अगर मान लीजिए सरकार ने टैक्स की रेटें कम की, उसके बावजूद भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स की रेट को कम नहीं कर रही है, तो ये प्रॉफिटरिंग कहलाएगा और इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रॉफिटरिंग कहलाएगा, इस पे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो बड़ी सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन में बात करें तो आपको टैक्स की रेटों में रिडक्शन की वजह से जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को देना है। सरकार ने कंज्यूमर के लिए रेटें कम की है, बिजनेसेस के लिए नहीं की है। अब आपने सर अभी अभी बोला था कि बिजनेस को भी फायदा होगा, क्या फायदा होगा बताता हूँ। देखिए जैसे मैं अभी समझो आप कि मैं हॉस्टल चलाता हूँ, ठीक है, बच्चों बच्चों के लिए। अभी मेरा मान लो हॉस्टल पे क्या था कि मेरे हॉस्टल की फीस थी साल की 60,000, समझना, और उस पे अब मुझे जीएसटी लेना पड़ रहा था 18%। तो जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ हॉस्टल देखने आते थे तो मैं उनको कितना प्राइस बताता, देखिए आप, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 18%, तो 10,800 मुझे एक्स्ट्रा लेने पड़ते थे। यानी सीधी सीधी तौर पर मुझे 70,800 रुपए लेने पड़ते थे हॉस्टल फीस बच्चों से या बच्चों के पेरेंट्स से। तो मेरी मतलब एक तरह से वो जो सर्विस है वो इतने में पड़ रही थी उस बच्चे को, कंज्यूमर को। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया साहब कि अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर जीएसटी की रेट कम करके हॉस्टल के ऊपर 5% जीएसटी लगा दिया। तो आप जो 60,000 ले रहे थे, आपको 60,000 ही लेना है, लेकिन 5% ही लगाओगे आप। ऐसे केस में आप देखिए 60,000 का 5% कितना हो गया आपका, 3,000 रुपए, राइट? तो 63,000 रुपए पड़ेगी अब आपकी हॉस्टल फीस साल भर की। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 70,800 माइनस 63, यानी ये 7,800 रुपीज का फायदा आपको उस बच्चे को, उन पेरेंट्स को देना है जिनसे आप पहले 70,800 ले रहे थे। अगर आपने ये ट्रांसफर नहीं किया फायदा तो ये प्रॉफिटरिंग माना जाएगा और उस केस में आपके ऊपर फिर शिकायत होने पर आपके ऊपर पेनल्टी के कॉन्सिक्वेंसेस बन सकते हैं। तो अब समझिए हॉस्टल वाले को क्यों फायदा हुआ, क्योंकि पहले जब पेरेंट्स आ रहे थे हॉस्टल वाला क्या बोल रहा था कि 70,800 में पड़ेगा आपको सब। अब हॉस्टल वाला क्या प्राइस बताएगा, 63,000 में प्राइस बताएगा। तो उसकी सर्विस एक तरह से सस्ती हुई कि नहीं हुई, मुझे बताओ। तो ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर को ही फायदा है, कंपनियों को भी फायदा है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स, बिजनेसेस को भी फायदा है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स या उनके सर्विसेज अगर रेट रिडक्शन किया जाता है तो उसकी वजह से वो जो प्राइस कोट करते थे पहले वो अब कम प्राइस कोट करेंगे, तो उनकी सेल बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा। कौन नहीं चाहेगा यार कि बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर बढ़े, तो आपके लिए भी तो फायदा है। तो दोनों तरफ से आपको सोचना है कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, अगर आप एक बिजनेस है तब भी आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन बिजनेस अगर है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बेनिफिट दिया गया है वो आप अपने पास ना रखें, ये बेनिफिट आपको उस कस्टमर को देना है जिसके लिए वो हकदार है, याद रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और नियम और कानून समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी जो जीएसटी की रेट रिवीजन की वजह से जो एमआरपी में जो चेंजेस आएंगे, उन एमआरपी के चेंजेस पर न्यू एमआरपी कैसे निकालना है, परसेंटेज चेंज इन एमआरपी कैसे निकालना है, और अगर आप नहीं निकालते हैं तो आपको किस तरीके की कॉन्सिक्वेंसेज झेलनी पड़ सकती है, उसके ऊपर आज की इस वीडियो में मैंने बात की है। दो अथॉरिटी के ऊपर भी हमने बात किया है, एलएमपीसी रूल हमने डिस्कस किया है और एंटी प्रॉफिटरिंग रूल हमने डिस्कस किया है। तो इनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। डर तो होना चाहिए, क्योंकि अगर डर नहीं है तो फिर अगर आप गलती करते हैं तो फिर आप बहुत बड़े पैमाने पे डरेंगे, क्योंकि आपके खिलाफ जब एक्शन होगा तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरीके की इंटरेक्टिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।